नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आदिकाल से संबंधित आज ही हमारा दूसरा वीडियो है जो EMRS की परीक्षा में आदिकाल पाठ्यक्रम लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, संवत 1050 से 1375 ईस्वी। यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय मानते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह के जो लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? सही उत्तर है चारण काल। ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो नामकरण दिया है वह चारण काल से संबोधित किया है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को भी आज के इस वीडियो में रखा गया है। अगर आपको किसी प्रश्न पर शंका लगे कि इसका उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र बंधुओं ने जो है आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। अगला है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। अगला है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? पूछा गया प्रश्न है, आसान प्रश्न है। सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला है, राहुल शंकरतायन ने आदिकाल को क्या कहा है? राहुल शंकरतायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। अगला है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारण काल और संधि काल दोनों नामों से अभिहित किया है। वहीं जो है ग्रियर्सन ने भी आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दोनों कहा, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, शून्य काल और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? सही उत्तर कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है, कमल कुलश्रेष्ठ। अगला प्रश्न, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सही उत्तर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है, मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को जयकाव्य काल किसने कहा? आदिकाल को जयकाव्य काल किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाव्य काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाव्य काल कहा है। उसके बाद है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा?
इसमें वीरा हो गया है लेकिन वीर है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। वहीं वीरगाथा काल की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन वीर काल की कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विवादित है, क्योंकि आदिकाल को संक्रमण काल कहीं कहीं रामविलास शर्मा मिलता है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो उन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा, रामविलास शर्मा या फिर त्रिलोचन, इन दोनों में इसका उत्तर होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? सही उत्तर है देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो नाम दिया है वह देश भाषा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भरत मुनि ने नाटक को जो है पंचम वेद की संज्ञा दी है। नाटक को जो है पंचम वेद की संज्ञा भरत मुनि ने दी है। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भविष्यत कहा। भविष्यत कहा जो है यह ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है और इसके रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। अगला प्रश्न है चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसगु कवि। चंदनबाला रास के रचयिता हैं आसगु कवि। अगला है पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 69 सर्ग हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न में पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है तो 68 प्रकार। ठीक है, 68 प्रकार के छंद और 69 सर्ग। अगला है राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसने माना? राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सराहपा को राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। अगला है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में दिखाई देता है, यह कथन किसका है? पूछा गया प्रश्न है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं सब बेसिक प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षा में इनकी संभावना 100% बनती है पूछने की, और जो आसान प्रश्न होते हैं अक्सर करके वही प्रश्न गलत भी होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउल बेल। यह रचना जो है ये शिलांकित है, शिलाओं पर लिखी गई है और इसके रचनाकार हैं रोड़ा कवि। वहीं वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों में जो प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। अगला है रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को रामकुमार वर्मा हिंदी का
प्रथम कवि मानते हैं? स्वयंभू। अगला प्रश्न, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? प्रश्न संख्या 27। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित करने वाले विद्वान है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो नेमिनाथ चर्यो, हरिभद्र सूरि सही है, पाहुड़ दोहा राम सिंह यह भी सही है, प्रबंध चिंतामणि यह मेरुतुंग का है, और विकल्प में दिया है विनायक चंद्र सूरि, ये गलत है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। भविष्यत का है, यह धनपाल का है। प्रबंध चिंतामणि जो है यह मेरुतंग का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा डिंगल। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह डिंगल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। इस रचना पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। हमीर रासो सारंगधर का है, राउल बेल रोड़ा कवि का है, भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउल बेल रोड़ा कवि की ये रचना है। यह जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। अगला है, राउल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? राउल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 बोलियों का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इसका एक ट्रिक है, हजार रहम करो, हजार रहम करो। हजार से हजारी प्रसाद, रहम से रहमान, हजार रहम करो। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वहीं सरापा की बात की जाए तो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। राहु सर पर चढ़ा, राहुल सर पर चढ़ा। स्वयंभू की बात की जाए तो राम कुमार वर्मा मानते हैं। राम स्वयं भूमि पर बैठे, राम स्वयं भूमि पर बैठे। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है?
आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का जो संबंध माना है वह रसायन से माना है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विकल्प पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम सही उत्तर बताते चल रहे हैं। अगर आपको किसी उत्तर पर डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। अगला प्रश्न, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति सिंह। विद्यापति जो है कीर्ति सिंह के दरबारी कवि माने जाते थे। प्रश्न संख्या 42, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। और पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमती। बीसल देव रासो यह नरपति नाल्य की रचना है और इसमें जो है राजमती जो नायिका है वह उड़ीसा जाने की जिद को लेकर के इसमें वर्णन किया गया है। दो राज्यों का नाम आता है, एक उड़ीसा और दूसरा अजमेर। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है उड़ीसा राज्य किस रचना से संबंधित है, किस रचना में उड़ीसा राज्य का जिक्र किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो जो नरपति नाल्य की रचना है। अगला है, बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? बीसल देव रासो कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो 4 खंडों में विभक्त है। वहीं छंद की बात की जाए तो 216 छंद हैं। बीसल देव रासो में 4 खंड और 216 छंद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? निम्नलिखित में सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा कड़ापा। यह सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9। इन सब में सबसे पुराने माने जाते हैं कड़ापा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले हैं चंद बरदाई। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1168, उसके बाद हैं जगनिक 1173, उसके बाद हैं अमीर खुसरो 1253 और अंत में है श्रीधर पाठक जो 14वीं सदी के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, यह आदिकालीन की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें यह नहीं है।
इसमें कहा गया है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। इस प्रवृत्ति का आदिकालीन काव्य में अभाव रहा है। बाकी युद्धों का सजीव चित्रण, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण, श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण, यह तीनों किया गया है। लेकिन राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं किया गया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 12 बरस ले कुकुर जिए और 16 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक की यह पंक्ति है। आलेखंड से लिया गया है। परमाल रासो, जिसका एक और नाम है आलखंड के नाम से जाना जाता है, यह पंक्ति जो है उसी ग्रंथ से लिया गया है और उसके रचनाकार हैं जगनिक। दोस्तों, यह थे आदिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।